दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2023 से लेके 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग ध्यानपूर्वक व्याख्या सहित हल करते चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं और जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। अब तक दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, 2015 तक प्रश्नों को हम लोगों ने दोस्तों हल कर लिया है। ठीक है, 2015 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, उनको हम हल करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2015 में पूछा गया पहला प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है दोस्तों। ठीक है, और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जिससे संबंधित दोस्तों इसका पहले प्रश्न से संबंधित ऑलरेडी वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न से इस वीडियो में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, पढ़ेंगे। 2015 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। ठीक है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी कि इक्विटेबल वितरण। ठीक है, फिर देखिएगा कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, और दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय का दोस्तों यानी कि नेशनल इनकम का कम सामयिक यानी कि इक्विटेबल वितरण। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह दोस्तों केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है, यानी कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। तो इसका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, आर्थिक वृद्धि दर दोस्तों धीमी होना। ठीक है, जबकि सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का कम सामयिक यानी कि इक्विटेबल वितरण, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए आंसर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है, तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि आर्थिक वृद्धि दर दोस्तों धीमी होना, जबकि सेकंड पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया है। हम दोस्तों केवल ऑप्शन ए जो हमारा दिया गया है उसी को राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ ध्यानपूर्वक देखेंगे, बढ़ेंगे दोस्तों। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन जो दिया गया था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी हल कर लिया है। चलिए व्याख्या देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि कर से जीडीपी के अनुपात यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो में कमी का अर्थ है कि जीडीपी के अनुपात में दोस्तों कर संग्रहण की मात्रा में कमी। ठीक है, फिर देखिएगा, कर से जीडीपी के अनुपात में कमी का अर्थ है दोस्तों कि जीडीपी के अनुपात में कर संग्रहण की मात्रा में कमी। आर्थिक विकास दर धीमी होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का कुल संग्रहण दोस्तों कम हो जाता है, अतः केवल कथन एक हमारा सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि कर से जीडीपी के अनुपात दोस्तों यानी कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो में कमी का अर्थ है कि जीडीपी के अनुपात में दोस्तों कर संग्रहण की मात्रा में क्या है दोस्तों, कमी है। ठीक है, आर्थिक विकास दर धीमी होने से दोस्तों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों यानी कि डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्सों का दोस्तों कुल संग्रहण कम हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अतः केवल कथन एक हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, 2015 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि वर्ष प्रतिवर्ष क्या है निरंतर घाटे का बजट रहा। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्यवाहियां दोस्तों की जा सकती हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष प्रतिवर्ष दोस्तों निरंतर घाटे का बजट रहा है और घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्यवाहियां की जा सकती हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राजस्व व्यय में कमी लाना, दूसरा पॉइंट कह रहा है नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, तीसरा कह रहा है दोस्तों उपादानों यानी कि सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, और चौथा कह रहा है उद्योगों का विस्तार करना। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का दोस्तों प्रयोग कर क्या करिए, सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। फिर देखिएगा कि वर्ष प्रतिवर्ष दोस्तों निरंतर घाटे का बजट रहा, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्यवाहियां की जा सकती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों राजस्व व्यय में कमी लाना, या पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि राजस्व व्यय में कमी लाना हमारा बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। फिर दोस्तों जो कह रहा है हमारा कि नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। और तीसरा जो कह रहा है कि उपादानों यानी कि दोस्तों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा सही है। जबकि चौथा कह रहा है कि उद्योगों का विस्तार करना, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने सही मार्क किया और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, प्रश्न
कह रहा था कि वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्यवाहियां की जा सकती। तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि राजस्व व्यय में कमी लाना, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और थर्ड जो कह रहा है कि उपादानों यानी कि सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि इस संदर्भ में सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या को पढ़िएगा, देखिएगा क्या दी गई है। व्याख्या कह रहा है कि दोस्तों घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाहियों में शामिल है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाहियों में शामिल है राजस्व व्यय में कमी लाना तथा उपादानों का युक्तिकरण करना। क्या है? राजस्व व्यय में कमी लाना तथा उपादानों का युक्तिकरण करना, कर सुधार करना तथा कर का अपवंचन रोकना, घाटे को कम करने से संबंधित कुछ अन्य पहलू क्या हैं दोस्तों, हमारे निम्नवत हैं। फिर देखिएगा कि घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाहियों में शामिल है राजस्व व्यय में कमी लाना तथा उपादानों का युक्तिकरण करना, कर सुधार करना तथा कर का अपवंचन रोकना। ठीक है, घाटे को कम करने से संबंधित कुछ अन्य पहलू निम्नवत हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने से घाटे में कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी योजनाओं के वित्तीयन हेतु भारी मात्रा में धनराशि की जरूरत होती है। वस्तुतः दोस्तों नई कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय गैर योजनागत व्यय का भाग होता है, जिससे सरकार के पास अस्थायी उत्पादकीय परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। अतः कथन सेकंड हमारा गलत है। फिर देखिएगा, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करने से घाटे में कमी नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी योजनाओं के वित्तीयन हेतु भारी मात्रा में धनराशि की जरूरत होती है। वस्तुतः नई कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय गैर योजनागत व्यय का दोस्तों भाग होता है। ठीक है, जिससे सरकार के पास स्थायी उत्पादकीय परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार को उन्हें कई प्रोत्साहन जैसे कर छूट आदि देने पड़ते, अतः सरकार का व्यय बढ़ता ना कि घटता है। इस प्रकार यह घाटे के नियंत्रण का माध्यम नहीं हो सकता। अतः कथन फोर्थ भी क्या है दोस्तों, हमारा गलत है। इस प्रकार समग्र रूप से दोस्तों विकल्प है क्या है हमारा सही। फिर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार को उन्हें कई प्रोत्साहन जैसे कर छूट आदि देने पड़ते हैं, अतः सरकार का व्यय बढ़ता है ना कि घटता है। इस प्रकार यह घाटे के नियंत्रण का माध्यम नहीं हो सकता। अतः कथन फोर्थ भी हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार समग्र रूप से विकल्प हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2014 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं। 2014 में पूछे गए प्रश्न हम पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हमारे गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हमारे गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों रक्षा व्यय, सेकंड कह रहा है ब्याज अदायगी, तीसरा कह रहा है दोस्तों वेतन एवं पेंशन और चौथा कह रहा है उपदान। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हमारे गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रक्षा व्यय, दूसरा कह रहा है दोस्तों ब्याज अदायगी, तीसरा कह रहा है वेतन एवं पेंशन और चौथा कह रहा है दोस्तों उपदान। ठीक है, फिर देखिएगा, पहला कह रहा है दोस्तों रक्षा व्यय, दूसरा कह रहा है ब्याज अदायगी, तीसरा कह रहा है वेतन एवं पेंशन और चौथा कह रहा है उपादान, और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम लोगों ने ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या इस प्रश्न की हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, क्या दी गई है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे। कह रहा है कि योजनागत व्यय के अलावा सभी व्यय जो सरकार की सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं वे गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। बजट 2016-17 के आयोजना भिन्न व्यय नामक खंड में निम्नांकित को गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि योजनागत व्यय के अलावा दोस्तों सभी व्यय जो सरकार की सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से संबंधित होते हैं वे गैर योजनागत व्यय कहलाते। कह रहा है कि बजट 2016-17 के आयोजना भिन्न व्यय नामक खंड निम्नांकित को गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्णित किया गया है। पहला देखिएगा, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, पहला कह रहा दोस्तों हमारा कौन से गैर योजनागत व्यय हैं। तो पहला है दोस्तों ब्याज संबंधी अदायगियां और ऋण शोधन। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि ब्याज संबंधी अदायगियां और ऋण शोधन। सेकंड कह रहा है दोस्तों हमारा रक्षा, सेकंड कह रहा है रक्षा। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है मुख्य सब्सिडियां, जैसे दोस्तों उर्वरक सब्सिडी, आयातित यूरिया उर्वरक, पेट्रोलियम सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, ब्याज सब्सिडियां तथा हज
हज सब्सिडी आदि हमारी मुख्य सब्सिडियां हैं। फिर देखिएगा राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में सहायता, क्या है, कह रहा है राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता। फिर कह रहा है दोस्तों डाक संबंधी घाटा, वेतन तथा पेंशन। फिर कह रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर व्यय, पुलिस और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में व्यय। और फिर कह रहा है दोस्तों विदेशी सरकारों को अनुदान। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सभी दोस्तों हमारे सरकार के गैर योजनागत व्यय हैं। फिर देखिएगा ब्याज संबंधी अदायगियां और ऋण शोधन। सेकंड कह रहा है रक्षा। फिर कह रहा है मुख्य सब्सिडियां जैसे दोस्तों उर्वरक सब्सिडी, आयातित यूरिया उर्वरक पर सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, ब्याज सब्सिडियां तथा हज सब्सिडी आदि। ठीक है। फिर देखिएगा राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता। फिर कह रहा है कि डाक संबंधी घाटा, वेतन तथा पेंशन। ठीक है। फिर देखिएगा शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर व्यय, पुलिस और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में व्यय। और फिर लास्ट कह रहा है कि विदेशी सरकारों को अनुदान। याद रखिए ये सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, गैर योजनागत व्यय हैं। ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2013 में पूछे गए प्रश्न की तरफ। देखेंगे 2013 में हमारे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। फिर पढ़िएगा कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर पढ़िएगा कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती, तो ऑप्शन ए है आर्थिक विकास के लिए। फिर देखिएगा भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे आर्थिक विकास के लिए। ठीक है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, चलिए पढ़िए। कह रहा है कि जब घरेलू संसाधन तथा दोस्तों बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से भी विकासात्मक खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते, तब वहां दोस्तों की सरकार घाटे के वित्तीय पोषण के लिए बाध्य होती है। फिर देखिएगा जब घरेलू संसाधन तथा बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से भी विकासात्मक खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं, तब वहां की सरकारें दोस्तों घाटे के वित्तीय पोषण के लिए बाध्य होती। यह स्थिति दोस्तों सामान्यतः विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में आती हैं, जहां आय का स्तर तो निम्न होता है किंतु उपभोग की प्रवृत्ति उच्च होती है। परिणामतः दोस्तों बचत काफी कम हो जाती है। इस दशा में सरकार का दायित्व बनता है कि विकास कार्यों को सहज बनाए रखने के लिए संसाधनों का संवर्धन करे। यह अतिरिक्त राशि की मांग करती है जिसकी पूर्ति निम्नांकित तरीकों से की जाती है। जैसे पहला है दोस्तों केंद्रीय बैंक से उधार, दूसरा है दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों से उधार, तीसरा है दोस्तों नई मुद्रा का सृजन। कह रहा है कि भारत सरकार पंचवर्षीय कार्यक्रमों के लिए वित्त आपूर्ति को इस माध्यम से पूरा करती है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और पढ़ेंगे, देखिएगा कि जब घरेलू संसाधन तथा बाह्य सहायता सम्मिलित रूप से भी विकासात्मक खर्च की पूर्ति में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते, तब वहां की सरकारें घाटे के वित्तीय पोषण के लिए बाध्य होती हैं। और यह स्थिति सामान्यतः विकासशील अथवा अल्प विकसित देशों में आती हैं, जहां आय का स्तर तो निम्न होता है किंतु उपभोग की प्रवृत्ति उच्च होती है। परिणामतः बचत काफी कम हो जाती है। इस दशा में सरकार का दायित्व बनता कि विकास कार्यों को सहज बनाए रखने के लिए संसाधनों का संवर्धन करे। या अतिरिक्त राशि की मांग करती है जिसकी पूर्ति निम्नांकित तरीकों से की जाती। पहला देखिएगा केंद्रीय बैंक से उधार, सेकंड कह रहा है दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों से उधार, और तीसरा कह रहा है दोस्तों नई मुद्रा का सृजन। ठीक है। कह रहा है कि भारत सरकार पंचवर्षीय कार्यक्रमों के लिए वित्त आपूर्ति को इस माध्यम से पूरा करती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 2012 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए देखेंगे 2012 में क्या प्रश्न हमारे पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 2012 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि वस्तुओं व सेवाओं पर कर लगाए जाने का विकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से दोस्तों संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। फिर देखिएगा कह रहा है पहला कि वस्तुओं व सेवाओं पर कर लगाए जाने का विकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत के जननांकिकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। और थर्ड कह रहा है कि केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, पढ़िएगा।
फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए कि वस्तुओं व सेवाओं पर कर लगाए जाने का विकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। तो पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है 13वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के संदर्भ में। और थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, जबकि सेकंड पॉइंट गलत दिया गया। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि 13वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, याद रखिएगा विजय केलकर। ठीक है, 13वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, जिसने वर्ष 2010 से 15 की समयावधि के लिए सिफारिशें दी, उनमें से मुख्य निम्नमत हैं। पहला देखिएगा कि 2010 से 2011 से 2014-15 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल बंटवारे योग्य केंद्रीय कर संग्रहण में 32% हिस्सा राज्यों का होना। 11वें व 12वें वित्त आयोग ने इसे क्रमशः दोस्तों 29.5 और 30.5 करने की सिफारिश की थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि 13वें वित्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर को अपनाने की अनुशंसा की थी। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों द्वारा जीएसटी को अपनाने से होने वाली क्षतियों की भरपाई के लिए रुपए 50,000 करोड़ की राशि में से अनुदान दिया जाना चाहिए। फिर देखिएगा कि 13वें वित्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अपनाने की अनुशंसा की थी और आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों द्वारा जीएसटी को अपनाने से होने वाली क्षतियों की भरपाई के लिए रुपए 50,000 करोड़ की राशि में से अनुदान दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश यानी कि 2.28% का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। फिर देखिएगा, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश यानी कि 2.28% का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। कह रहा दोस्तों हमारा कि आयोग ने वस्तुतः प्रचलित कार्यक्रमों के ही बेहतर क्रियान्वयन पर बल देने की सिफारिश की थी, अतः कथन सेकंड आयोग की अनुशंसा से संबंधित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अब 2011 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या प्रश्न हमारे 2011 में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए पढ़ते हैं 2011 में पूछे गए प्रश्नों को। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों मूल्य आधारित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी मूल्य आधारित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों सही आंसर जो मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। देखिएगा कि यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। यानी कि जो कह रहा है कि यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व है इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित। ठीक है, फिर देखिएगा, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह हमारा वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य आधारित कर की विशेषता नहीं है, जबकि ऊपर के तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों क्या है, यह मूल्य आधारित कर की विशेषताएं हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। व्याख्या दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या को दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारत में मूल्य वर्धित कर हमारा वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसे जनवरी 2007 में दोस्तों तमिलनाडु, पुडुचेरी में और 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। फिर देखिएगा कि भारत में मूल्य वर्धित कर दोस्तों वैट यानी कि 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। इसके बाद इसे जनवरी 2007 में तमिलनाडु, पुडुचेरी और 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। हमारा 2011 में पूछा गया सेकंड प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, ठीक है दोस्तों, में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सरकार दोस्तों अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ना तो कथन एक सही है, ना तो
कथन 2, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है। तो पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सरकार दोस्तों अब क्या कर रही है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या व्याख्या दी गई है। देखिए कह रहा है कि विकल्प डी हमारा सही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश यानी उद्यमों में अपनी वित्तीय साझेदारी अथवा अंशधारिता को कम करने का उद्देश्य बाह्य ऋण लौटाना अथवा इन उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में रखने की इच्छा नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि विकल्प डी हमारा सही है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश यानी उद्यमों में अपनी वित्तीय साझेदारी अथवा अंशधारिता को कम करने का उद्देश्य बाह्य ऋण लौटाना अथवा इन उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में रखने की इच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने दोस्तों राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से संबंधित 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों को हम लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक कवर कर चुके हैं व्याख्या सहित। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है दोस्तों भुगतान संतुलन एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को अब हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन एवं अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित हमारे इंपॉर्टेंट होंगे और इस टॉपिक के तहत भी हम 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात कितना है, 3.2% यानी कि 3.2%। देखिए कथन 1 कह रहा है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% यानी कि 3.2% है। ठीक है, फिर देखिएगा कथन सेकंड कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों, ठीक है, फिर देखिएगा भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दोस्तों योजना का लाभ उठाया है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जो हम मार्क करेंगे उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। राइट आंसर इसमें हम मार्क करेंगे दोस्तों कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया, यानी कि कथन 1 गलत है। कथन सेकंड ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का दोस्तों क्या है, लाभ उठाया है। तो कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है, जबकि कथन फर्स्ट हमारा गलत दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। कथन 1 गलत है किंतु कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 2023 से संबंधित आगे प्रश्न देखेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए 2023 में पूछे गए आगे के प्रश्नों को देखेंगे, फिर नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारे। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 2023 में पूछे गए प्रश्न, पहले प्रश्न की व्याख्या क्या कर रही है देखिए। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में दोस्तों 1.8% हिस्सेदारी रखता है, अतः कथन 1 हमारा क्या है, गलत है। फिर पढ़िएगा कि हाल ही में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में 1.8 हिस्सेदारी यानी कि 1.8% की हिस्सेदारी रखता है, अतः कथन 1 हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि वर्ष 2024 के लिए अनुमानित 3.2% के
लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2023 में विश्व वाणिज्यिक वस्तु व्यापार की मात्रा में 1.7% वृद्धि का अनुमान है। फिर देखिएगा, वर्ष 2024 के लिए अनुमानित 3.2% के लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2023 में विश्व वाणिज्यिक वस्तु व्यापार की मात्रा में 1.7% वृद्धि का अनुमान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करना, जबकि स्थानीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने एवं अधिक रोजगार सृजन करने तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अतः कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। फिर से पढ़िएगा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है कि विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करना, जबकि स्थानीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने एवं अधिक रोजगार सृजन करने तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। अतः कथन सेकंड हमारा सही है, जबकि कथन फर्स्ट हमारा गलत था। ठीक है, ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, 2023 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि यूएस डॉलर दोस्तों या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों कि यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर दोस्तों प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि दोस्तों इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती। फिर देखिएगा, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोनों ही कथन इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। इसके अंतर्गत दोस्तों डिजिटल मुद्रा में भुगतान यूएस डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना होता है। अतः कथन एक हमारा सही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है और इसके अंतर्गत दोस्तों डिजिटल मुद्रा में भुगतान यूएस डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना होता है। ठीक है, देखिएगा सेंट्रल बैंक दोस्तों डिजिटल करेंसी को दो व्यापक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य प्रायोजन या खुदरा और दोस्तों थोक। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल और क्या है दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वोल यानी कि थोक। ठीक है, चलिए CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को दो व्यापक प्रकारों में हम लोगों ने वर्गीकृत किया, यानी कि सामान्य प्रयोजन या खुदरा और थोक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों हमारा जो खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है यह दोस्तों कह रहा है कि संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिए जैसे कि निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ता एवं व्यवसाय आदि के लिए उपलब्ध होता है। जबकि दोस्तों जो कह रहा है थोक हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है को कुछ चयनित वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है हमारा जो खुदरा दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है यह संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिए जैसे कि निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ता एवं व्यवसाय आदि के लिए उपलब्ध होता है। जबकि दोस्तों थोक हमारा जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसको कुछ चयनित वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पढ़िएगा, जो हमारा दोस्तों थोक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इंटर बैंक ट्रांसफर और संबंधित थोक लेन देन के निपटान के लिए अभिप्रेत करता है। जबकि दोस्तों हमारा जो खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है या मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा थोक दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारा क्या है इंटर बैंक ट्रांसफर और क्या है संबंधित थोक लेन देन के निपटान के लिए अभिप्रेत करता है। जबकि दोस्तों खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों हमारा क्या है प्रोग्राम योग्यता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रोग्राम योग्यता की तकनीकी संभावना
संभावना है। कह रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पास अंतिम उपयोग को संदर्भित कर मुद्रा की प्रोग्रामिंग क्या है करने की संभावना होती। फिर देखिएगा कि प्रोग्राम योग्यता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रोग्राम योग्यता की तकनीकी संभावना। ठीक है, फिर देखिएगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पास अंतिम उपयोग को संदर्भित कर मुद्रा की प्रोग्रामिंग करने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए आगे भी इसके कुछ दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों पढ़िएगा। कह रहा है हमारा कि जो प्रोग्राम योग्यता सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रोग्राम योग्यता की तकनीकी संभावना है। ठीक है, कह रहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पास अंतिम उपयोग को संदर्भित कर मुद्रा की प्रोग्रामिंग करने की संभावना होती है। कह रहा है उदाहरण के लिए दोस्तों पढ़िएगा कि बैंकों द्वारा कृषि ऋण को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता कि इनका उपयोग केवल कृषि आवश्यक सामग्रियों की दुकानों पर ही किया जाए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि हालांकि किसी मुद्रा की आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की प्रोग्राम योग्यता सुविधा का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति प्रसारण के लिए इसके अन्य निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टोकन की समाप्ति तिथि हो सकती है जो कि उन्हें खर्च करने की आवश्यकता को निर्धारित करेगा एवं इस प्रकार खपत सुनिश्चित हो सकेगी। अतः कथन सेकेंड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, हालांकि किसी मुद्रा की आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए कह रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की प्रोग्राम योग्यता सुविधा का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता है। कह रहा है हमारा कि मौद्रिक नीति प्रसारण के लिए इसके अन्य निहितार्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि टोकन की समाप्ति तिथि हो सकती है जो कि उन्हें खर्च करने की आवश्यकता को निर्धारित करेगा एवं इस प्रकार खपत सुनिश्चित हो सकेगी। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित का उपयोग करके टोकन की प्रोग्राम योग्यता प्राप्त की जा सकती है। पहला है स्मार्ट अनुबंध। देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि व्यावसायिक नियमों को संहिता के रूप में संग्रहित किया जाता है जो लेन देन के दौरान निष्पादित किया जाता ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि टोकन का सही उपयोग किया जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, टोकन संस्करण। कह रहा है कि टोकन संस्करण को तकनीकी कोड वर्ग से संबद्ध किया जा सकता और इसमें विकल्प यह है कि संस्करण को टोकन डेटा फील्ड के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या प्रश्न हमारे 2022 में पूछे गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, जिसे दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में नीर कहेंगे। कह रहा है कि में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। फिर देखिएगा, अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। पढ़ेंगे फर्स्ट कथन को। कह रहा है कि दोस्तों अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि और रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है, जबकि सेकेंड पॉइंट हमारा गलत है। थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। पढ़ेंगे कि अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति दोस्तों क्या है, नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्या दी गई है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि 36 यानी कि 36 व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपए की दोस्तों नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसे नीर कहेंगे को सारणीबद्ध करता है। फिर देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 36 व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के संबंध में रुपए की नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को सारणीबद्ध करता है। देखिएगा, नॉमिनल जिसे हम कहेंगे नीर को नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि यह एक प्रकार का दोस्तों भारित सूचकांक है, अर्थात इसमें उन देशों को अधिक महत्व दिया जाता जिनके साथ भारत अधिक व्यापार करता है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि यह एक प्रकार का भारित सूचकांक है, अर्थात इसमें उन देशों को अधिक महत्व दिया जाता है जिनके साथ भारत अधिक व्यापार करता है। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न की कुछ व्याख्या दी गई है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्या दी गई है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं। 2022 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसकी कुछ व्याख्या दी गई है, जिसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए। चलिए दोस्तों देखेंगे इस प्रश्न की आगे भी कुछ व्याख्या जो दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा दोस्तों कि इस सूचकांक में कमी रुपए के मूल्य में ह्रास को दर्शाती है, जबकि सूचकांक में बढ़ोतरी रुपए के मूल्य में अभिमूल्यन को दर्शाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि इस सूचकांक में कमी दोस्तों रुपए के मूल्य में ह्रास को दर्शाती है, जबकि सूचकांक में बढ़ोतरी हमारा रुपए के मूल्य में अभिमूल्यन को दर्शाती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों नीर, जिसे हम कहते हैं क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अतिरिक्त दोस्तों रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों नीर के अतिरिक्त हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे हम कहेंगे रीर, भी भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि रीर के अंतर्गत दोस्तों नीर में शामिल अन्य कारकों के अतिरिक्त विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। फिर देखिएगा, रीर जिसे हम कहेंगे दोस्तों क्या है, हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंतर्गत नीर, जिसे हम कहेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में शामिल दोस्तों अन्य कारकों के अतिरिक्त विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसके कारण इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि नीर, जिसे हम कहेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कह रहा है विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों का भारित औसत होता है, जबकि रीर हमारा दोस्तों मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का भारित औसत है। कह रहा है नीर, जिसे हम कहेंगे नॉमिनल क्या है दोस्तों, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक संकेतक है। अतः कथन सेकेंड भी क्या है दोस्तों, हमारा सही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीर विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों का भारित औसत होता है, जबकि रीर हमारा मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए समायोजित अन्य प्रमुख मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का भारित औसत है। कह रहा दोस्तों नीर, जिसे हम कहेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का एक संकेतक है। अतः कथन सेकेंड हमारा क्या है दोस्तों, सही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा रीर की गणना क्या है, रीर की गणना दोस्तों नीर में मूल्य परिवर्तन को समायोजित करने के पश्चात की जाती है। रीर क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और नीर है दोस्तों नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो रीर की गणना नीर के मूल्य परिवर्तन को समायोजित करने के पश्चात की जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्री नीर की अपेक्षा रीर को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों नीर, जिसे हम कहेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में घरेलू विनिमय दर और स्लैश दोस्तों विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में विदेशी विनिमय दर। ठीक है, फिर देखिएगा, रीर हमारा कह रहा है नीर इंटू घरेलू मूल्य सूचकांक अपान विदेशी मूल्य सूचकांक। ठीक है, अतः कथन तीन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2022 में पूछे गए हमारे आगे के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, कह रहा है जो 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं। देखिए, फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वे अपने प्लेटफार्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। ठीक है, फिर देखिएगा,
कह रहा है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। और सेकंड कह रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कह रहा है कि ई वाणिज्य की नियमावली के आधार पर पहला पॉइंट कह रहा है कि बाजार स्थान प्रदान करने वाली ई कॉमर्स संस्थाएं इन्वेंट्री यानी बेचे जाने वाली वस्तुओं पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेंगी। इन्वेंट्री पर इस तरह का स्वामित्व व्यवसाय को एक इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा कि बाजार स्थान प्रदान करने वाली ई कॉमर्स संस्थाएं इन्वेंट्री यानी बेची जाने वाली वस्तुओं पर स्वामित्व का प्रयोग नहीं करेंगी। इन्वेंट्री पर इस तरह का स्वामित्व व्यवसाय को एक इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रस्तुत करेगा। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि एक ई वाणिज्य इकाई अपने बाजार स्थान के माध्यम से प्रभावित बिक्री के 25% से अधिक पर एक विक्रेता को अनुमति नहीं देगी। अतः इसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग ने कथन सेकंड को भी सही नहीं माना है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि एक ई वाणिज्य इकाई अपने बाजार स्थान के माध्यम से प्रभावित बिक्री के 25% से अधिक पर एक विक्रेता को अनुमति नहीं देगी। अतः इसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। हालांकि कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने कथन सेकंड को भी सही नहीं माना है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर मार्क किया था ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत दिए गए थे। चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं हमारे 2021 में पूछे गए प्रश्न, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा कह रहा है कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा कह रहा है कि वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां, और चौथा कह रहा है अनिवासी विदेशी जमा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि चौथा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा एफडीआई में शामिल किया जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। और थर्ड कह रहा है कि वैश्विक निक्षेपागार यानी कि डिपॉजिटरी प्राप्तियां, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कह रहा है कि विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा कह रहा है कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, और तीसरा कह रहा है कि वैश्विक निक्षेपागार यानी कि डिपॉजिटरी प्राप्तियां। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या देखिएगा क्या कह रही है। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़िए। कह रहा है कि समेकित एफडीआई नीति 2020 के अनुसार विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किए जाते। अतः कथन एक हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि समेकित एफडीआई नीति 2020 के अनुसार विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किए जाते हैं। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि विदेशी संस्थागत निवेश को विदेश प्रत्यक्ष निवेश में क्या है, शामिल किया जाता। उल्लेखनीय है कि विदेशी संस्थागत निवेश 24% की समग्र सीमा की शर्त के अधीन है। अतः कथन सेकंड भी हमारा सही है। फिर देखिएगा कि विदेशी संस्थागत निवेश को विदेश प्रत्यक्ष निवेश में शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विदेशी संस्थागत निवेश दोस्तों 24% की समग्र सीमा की शर्त के अधीन है। अतः कथन सेकंड भी हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। इसी तरह दोस्तों वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें यानी कि जीडीआर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अतः कथन थर्ड भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, कह रहा है कि इसी तरह दोस्तों वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का साधन है। अतः कथन थर्ड भी हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि अनिवासी दोस्तों विदेशी जमा भुगतान संतुलन खाते में एक ऋण सृजन प्रवाह है। अतः कथन चार हमारा सही, यानी कि फोर्थ सही नहीं है। अतः विकल्प ए हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। फिर देखिएगा कि अनिवासी विदेशी जमा भुगतान संतुलन खाते में एक ऋण सृजन प्रवाह है। अतः कथन 4 हमारा सही नहीं है। विकल्प ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखेंगे 2020 में हमारे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कह रहा है कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं या कर सकते हैं। फिर देखिएगा, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, कह रहा है कि कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, यही पॉइंट दोस्तों हमारा सही है, जबकि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि वित्तीय संकट निम्न स्वरूप में उभर कर सामने आता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों में कम से कम लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट हो। क्या है? व्यावसायिक क्रियाकलापों में कम से कम लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट हो। और फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निवेश व्यय, क्षमता उपयोग, पारिवारिक आय तथा व्यापारिक लाभ आदि सभी में गिरावट आती है। फिर देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निवेश व्यय, क्षमता उपयोग, पारिवारिक आय तथा व्यापारिक लाभ आदि सभी में गिरावट आती है। फिर पढ़िएगा कि वित्तीय संकट निम्न स्वरूप में उभर कर सामने आता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यावसायिक क्रियाकलापों में कम से कम लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट हो। सेकंड पॉइंट की वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आना। और थर्ड कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निवेश व्यय, क्षमता उपयोग, पारिवारिक आय तथा व्यापारिक लाभ आदि सभी में गिरावट क्या है दोस्तों, आती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। सारे प्रश्नों को हम प्रश्न सहित दोस्तों व्याख्या भी पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते। चलिए दोस्तों देखिएगा, कह रहा है हमारा कि सरकार की नीतियों को भी दोस्तों वित्तीय संकट का कारण माना जाता है। ठीक है, यदि सरकार बचत का बजट बनाती है, क्या है, यदि सरकार बचत का बजट बनाती है, भारी टैक्स लगाती है, कठोर लाइसेंस नीति अपनाती है, निर्यातों पर रोक लगाती है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है या फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाती है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों वित्तीय संकट की स्थिति को आमंत्रित करती है। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा दोस्तों कि सरकार की नीतियों को भी वित्तीय संकट का कारण माना जाता है। यदि सरकार दोस्तों क्या है हमारा बचत का बजट बनाती है, भारी टैक्स लगाती है, कठोर लाइसेंस नीति अपनाती है, निर्यातों पर रोक लगाती है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है या फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाती, तो निश्चित तौर पर वित्तीय संकट की स्थिति को आमंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि वित्तीय संकट से उन्मुक्ति हेतु निम्नलिखित उपाय हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, क्योंकि अल्पकालीन ऋण हमें संकट की ओर ले जाती हैं। देखिएगा कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना, क्योंकि अल्पकालीन ऋण हमें संकट की ओर ले जाती हैं। सेकंड पॉइंट कि विदेशी बैंकों की स्थापना से दोस्तों क्या है, बचना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि विदेशी बैंकों की स्थापना से बचना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में आधारभूत संरचना का अभाव है, जो कि विदेशी निवेशकों द्वारा स्थायी रूप से भारत में निवेश करने की राह में एक बाधा है। पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने से संकट के समय में विदेशी पूंजी का क्या है, उत्प्रवाह या बहिर्प्रवाह तेजी से होगा, अतः हमारी वित्तीय स्थिति संकट में पड़ जाएगी। फिर देखिएगा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में आधारभूत संरचना का अभाव है, जो कि विदेशी निवेशकों द्वारा स्थायी रूप से भारत में निवेश करने की राह में एक बाधा है। कह रहा है कि पूंजी खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने से संकट के समय में विदेशी पूंजी का क्या है, उत्प्रवाह या बहिर्प्रवाह तेजी से होगा, अतः हमारी वित्तीय स्थिति संकट में पड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि हमें दोस्तों संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वे सामानों के व्यापार का संरक्षणवाद हो, लोगों की मुफ्त आवाजाही संबंधी संरक्षणवाद हो, वित्तीय सेवाओं में संरक्षणवाद हो अथवा गैर टैरिफ बाधाओं से संबंधित संरक्षणवाद हो, अतः विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों कि हमें संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वे सामानों के व्यापार का संरक्षणवाद हो, लोगों की मुफ्त आवाजाही संबंधी संरक्षणवाद हो, वित्तीय सेवाओं में संरक्षणवाद हो अथवा गैर टैरिफ बाधाओं से संबंधित संरक्षणवाद हो, अतः विकल्प ए है क्या है दोस्तों, बिल्कुल हमारा सही राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। 2020 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों स्वर्ण ट्रांस जिसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो ध्यानपूर्वक आंसर मार्क करिएगा कि आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, फिर क्या पढ़ेंगे हम प्रश्न को। कह रहा है कि स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है तो आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कि स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है तो आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा कि स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है तो ऑप्शन डी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस दोस्तों मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है। और सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश के पास होना चाहिए जिसे आईएमएफ द्वारा दोस्तों प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि बिना सेवा शुल्क दिए अपने उद्देश्य के लिए आईएमएफ के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है। सेकंड पॉइंट कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश के पास होना चाहिए जिसे आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है। थर्ड पॉइंट कि बिना सेवा शुल्क दिए अपने उद्देश्य के लिए आईएमएफ के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं, अतः विकल्प डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2020 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। और थर्ड कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखेंगे इस प्रश्न के क्या ऑप्शन सही होंगे और व्याख्या भी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, और प्रश्न के ऑप्शन को भी हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन बी, केवल सेकेंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या इस प्रश्न की व्याख्या कह रही है। देखिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध है तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुई, अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध है तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुई, अतः कथन एक हमारा सही, यानी कि कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, अतः कथन सेकेंड हमारा सही है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, यह प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर देखिए भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध है तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन सतत वृद्धि नहीं, इसीलिए कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। सेकंड पॉइंट कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, अतः कथन सेकंड हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार दोस्तों बांग्लादेश 2016-17 के आंकड़े के अनुसार रहा है, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है, अतः विकल्प भी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बांग्लादेश रहा है, ना कि जो कि प्रश्न में दिया गया है नेपाल, इसीलिए वह पॉइंट हमारा गलत था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बांग्लादेश है, ठीक है, 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार रहा, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है, विकल्प भी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था, इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक चौथे नंबर प्रश्न को, जो कि हमारा 2020 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि यह मुख्यतः दोस्तों ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है हमारा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती। तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। फिर है ऑप्शन बी मार्क करेंगे कि यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या पढ़ते हैं, क्या दी गई है। चलिए देखिए, कह रहा है कि कोई भी कंपनी दोस्तों घरेलू स्रोतों के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में या निवेश के रूप में जुटाती है। फिर देखिएगा कि कोई भी कंपनी घरेलू स्रोतों के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में या निवेश के रूप में जुटाती है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश जिसे हम कहते हैं एफडीआई, भारत के बाहर के व्यक्तियों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः दोस्तों क्या कह रहा है, डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के 10% तक अथवा उससे अधिक निवेश है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि कोई भी कंपनी दोस्तों घरेलू स्रोतों के अलावा शेष विश्व से संसाधन ऋण के रूप में या निवेश के रूप में जुटाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों भारत के बाहर के व्यक्तियों द्वारा गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों के माध्यम से किया गया निवेश अथवा सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पूर्णतः डाइल्यूटेड आधार पर जारी प्रदत्त इक्विटी के 10% तक अथवा उससे अधिक निवेश है। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 2020 में पूछे गए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। हमारा 2020 में पूछा गया 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, इंपॉर्टेंट है। 2020 में पूछा गया 5वां प्रश्न, देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। क्या है, कह रहा है कि भारत के माल का निर्यात दोस्तों क्या है, माल के आयात से कम है। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि भारत के माल का निर्यात दोस्तों माल के आयात से कम है। क्या है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि दोस्तों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। देखिएगा, ठीक है, कह रहा है जो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। ठीक है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। चलिए व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है कि भारत से अप्रैल मार्च 2019-20 में भारत के माल का निर्यात दोस्तों क्या है, 314.31 अरब यूएस डॉलर, आयात दोस्तों 467.19 अरब यूएस डॉलर की अपेक्षा कम है। ठीक है, फिर देखिएगा वहीं भारत की सेवाओं का निर्यात 214.14 अरब यूएस डॉलर और आयात दोस्तों 131.41 अरब यूएस डॉलर की अपेक्षा अधिक रहा। इस दौरान दोस्तों लव अयस्क को छोड़कर जिसने दोस्तों 58.43% की वृद्धि दर्ज की है, अन्य सभी जिन्स समूहों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। वहीं इस अवधि में कुल मिलाकर दोस्तों व्यापार या चालू खाते का घाटा 70.16 अरब यूएस डॉलर रहा। इस प्रकार विकल्प डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 2020 में पूछे गए छठे नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। हमारा 2020 में पूछा गया छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। फिर देखिएगा व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि दोस्तों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है
कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। फिर देखिएगा, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि ये वस्तुओं एवं सेवाएं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। और थर्ड कह रहा है कि ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ये वस्तुओं एवं सेवाएं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़िए कि ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि ट्रिम्स से संबंधित अनुच्छेद 2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर दोस्तों परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। फिर देखिएगा, यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं, सेवाओं के व्यापार से संबंधित निवेश पर यह लागू नहीं होता, और यह विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा दोस्तों अतः विकल्प सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस प्रश्न को याद रखिएगा, फिर से पढ़ेंगे। व्याख्या कह रहा है कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि ट्रिम्स से संबंधित अनुच्छेद 2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर, ठीक है, कह रहा है कि परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं, और यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते, सेवाओं के व्यापार से संबंधित निवेश पर यह लागू नहीं होता है, और यह विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। हम लोगों ने विकल्प सी मार्क किया, जिसमें दोस्तों फर्स्ट और थर्ड कथन हमारे बिल्कुल राइट बताए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए जो पॉइंट हैं अगले वीडियो में हम 2019 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षाएं दोस्तों आगामी पास में लगी हुई हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस से दोस्तों प्रैक्टिस से ही दोस्तों हम अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।